वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 18 मई 2021 और 18 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, बिहार के सभी कंपेटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स का यहाँ पर वीडियो और पीडीएफ दोनों अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये चारों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का एक ही लिंक मिलेगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से स्टेट का निर्माण किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैप्पी स्टेट। इस नाम से एक स्टेट का निर्माण किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर था। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका आंसर आप लोग जरूर कीजिए। जो भी चीजें होती है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, और यहाँ पर इस श्रृंखला का यही उद्देश्य है कि आपको जो करंट अफेयर्स की तैयारी करवाना है वो बेहतर तरीके से करना है, ताकि आपको दोबारा कहीं से भी इसे पढ़ने की जरूरत नहीं हो। ठीक है, तो इस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर बिहार में आयोजित होने वाले सभी एग्जाम को ध्यान रखते हुए करंट अफेयर्स तैयार करते हैं, और आप लोगों की बेहतर की कामना करते हैं कि आप एग्जाम में बेहतर कर पाएं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और मई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं उन्हें देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत लोग बोलते हैं सर बहुत सारे दिवस हैं उसे आप ऐड कीजिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्हीं दिवसों को मैंने ऐड किया जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीजों को इग्नोर मत कीजिएगा, सभी को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको रोज इसलिए बताता हूँ कि जब आप चीजों को बार बार देखेंगे तो आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, और मई माह का जो पहला रविवार होता है वो विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और विश्व अस्थमा दिवस, 5 मई को विश्व मिडवाइफ दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई माह का दूसरा शनिवार को मनाया जाता है, और इस बार ये 8 मई को पड़ा है 2021 में। और फिर आगे है 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस, और फिर आगे है 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, और आज है 18 मई और आज है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर मैं चीजों को अपडेट करता चलूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे पहला प्रश्न। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में इस राज्य सरकार ने चालान काटने का अधिकार अब पुलिस कर्मियों को दे दिया है। तो अभी हाल ही में ये बिहार सरकार के द्वारा फैसला लिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों को भी चालान काटने का अधिकार और साथ ही कार्रवाई करने का भी अधिकार दे दिया है। चालान काटने का अधिकार और साथ ही कार्रवाई करने का इनसे संबंधित जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया गया है। अगले वर्ष 2022 तक पुलिस कर्मियों को यह अधिकार दिया गया, यानी कि अब से लेकर अगले वर्ष 2022 तक पुलिस कर्मियों को यह अधिकार दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पहले ये नियम क्या था, तो पहले नियम ये था, इस बारे में आपको बता दूं कि इंस्पेक्टर या फिर उससे ऊपर का अधिकारी द्वारा चालान काटा जाता था। सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक के पुलिसकर्मी चालान नहीं काट सकते हैं, ये पहले नियम था। लेकिन अब जो क्या गया है, ये बिहार पुलिस जितने भी हैं सभी को यह अधिकार रहेगा कि चालान काट सकते हैं तथा संबंधित कार्रवाई भी कर सकते हैं, और ये 2022 तक के लिए ये अधिकार दिया गया है। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं, बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को पुनः एक बार देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है, और बिहार की चौहद्दी की अगर बात किया जाए तो उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये ध्यान रखिएगा। और राजधानी आपसे जानते हैं, इसका राजधानी है पटना। अभी वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। ये भी ध्यान रखना, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल गेंदा, और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। और बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें, और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें। यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात किया जाए तो जाट, जाटिन, कजारी, पनवारिया और विदिशा यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और इस इमेज में आप देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये भी यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, बिहार का जो राजकीय चिन्ह है ये 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो इतनी सारी संबंधित चीजों को आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए, उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कब से महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है।
तो ये जो घोषणा किया गया बिहार सरकार के द्वारा 1 जून 2021 से शुरू करने का घोषणा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार 7 निश्चय योजना 2 के तहत मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 1 जून से आरंभ किए जाने की तैयारी की गई है। ये घोषणा की गई है 1 जून से इसे शुरू किया जाएगा। इसके बारे में मतलब कि ये जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना या फिर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, इसके बारे में डिटेल में मतलब एक वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में पहले भी, अगर आपको याद हो तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। संबंधित चीजें वहां पे मैंने आपको बताई थी। तो अभी ये शुरू करने का जो निर्णय लिया गया है ये 1 जून 2021 से लिया गया। अब यहाँ पे जान लेते हैं है क्या, इसमें क्या क्या चीजें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन्हें देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत चयनित महिला को उद्योग लगाने के लिए परियोजना लागत का 50% तथा अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मुहैया कराया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और वही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को उद्योग लगाने के लिए परियोजना लागत का 50% तथा अधिकतम 5 लाख रुपए तक मतलब इसमें दिया जाएगा और इस पर 1% ब्याज लिया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 50% मतलब कि जो मतलब योजना में जितने भी खर्च आएंगे उसमें 50% का मतलब जो मुहैया कराया जाएगा वो मतलब सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इसकी जो मतलब अधिकतम जो राशि होगी वो 5 लाख तक की होगी दोनों योजना में, चाहे वो महिला उद्यमी योजना हो या फिर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हो। लेकिन महिला वाला में यहाँ पर आपको ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो युवा उद्यमी योजना इसमें 1% मतलब ब्याज लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपका प्रश्न मतलब क्रिएट हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न पे। तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिट कोविड नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा यह हिट कोविड नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, लेकिन हालांकि अभी ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ये बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में आपको बता दूं कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए बिहार सरकार ने हिट कोविड यानी कि होम आइसोलेशन ट्रैकिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इसमें आगे है कि इस ऐप को बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसे तैयार जो किया गया है बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में ये तैयार किया गया है। और इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में यह ऐप प्रमुख हथियार साबित हो सकती है और इस महामारी के खिलाफ बिहार सरकार ने तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का फैसला लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी जो इसका मतलब लॉन्च किया गया ये बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इस तरह के वीडियो बनाने में जिस प्रकार से चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है बिहार करंट अफेयर्स के लिए, वो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को सिर्फ और सिर्फ लाइक करना है, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने में आपका 1 सेकंड लगता है, लेकिन जब लाइक अधिक हो जाता है तो मेरा मोटिवेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है और वीडियो बनाने को मतलब अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने का मन करता है। तो इस वीडियो का जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ ये 400 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगे कि सच में वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे चौथा प्रश्न है, हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स की 69वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसे मिस यूनिवर्स 2020 चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंड्रिया मेजा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एंड्रिया मेजा। अब यहाँ पे इसके बारे में संबंधित चीजों को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स की 69वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला है। आप जो इस इमेज में देख रही हैं यही है मैक्सिको की एंड्रिया मेजा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, ये किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आगे है अंतिम 2 प्रतियोगी में ब्राजील की जूलिया गामा और मैक्सिको की एंड्रिया मेजा रही थी, ये ध्यान रखिएगा। भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में 22 वर्षीय एडलिन कास्टेलिनो टॉप 5 में रही। भारत की तरफ से एडलिन कास्टेलिनो ये टॉप 5 में अपना स्थान को कायम किए थे। चलिए फिर आगे है कि इस समारोह का ग्रैंड फिनाले फ्लोरिडा के सेमिनोल हार्ड रॉक होटल एंड कैसीनो में आयोजित किया गया था, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके एग्जाम में बन सकता है कि 2019 का जो मिस यूनिवर्स का खिताब था ये किन्हें दिया गया। तो 2019 में दक्षिण अफ्रीका की जोजोबिनी टुंजी को यह अवार्ड दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं ये है दक्षिण अफ्रीका की जोजोबिनी टुंजी, जिन्हें कि 2019 का ये मिस यूनिवर्स का खिताब दिया था, ये ध्यान रखना आपको। 2019 और 2020 एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 2020 वाला जो है ये एंड्रिया मेजा को दिया गया जो कि मैक्सिको की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जनगणना के सरकारी आंकड़े जारी किए जिसके अनुसार पिछले 10 सालों में आबादी में मात्र 5.38% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में चीन ने 11 मई 2021 को जनगणना के सरकारी आंकड़े जारी किए हैं और चीन की आबादी पिछले 1 दशक में यानी कि 10 वर्षों में 72 मिलियन से बढ़कर के 1.411 बिलियन हो गई, यानी कि 141 करोड़ हो चुकी है। और पिछले 10 सालों में चीन की आबादी में मात्र 5.38% का इजाफा हुआ है। यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, 5.38% का इजाफा हुआ है 1 दशक में चीन में, ये ध्यान रखिएगा। और फिर
इसके आगे है कि यानी कि अब चीन की आबादी बढ़कर 141 करोड़ हो चुकी है। ये ध्यान रखिए। चीन की राष्ट्रीय जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार चीन की आबादी में औसतन हर साल यानी कि हर वर्ष 0.53% का ही इजाफा होता आया है। ये ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष 0.53% का इजाफा हुआ है चीन की जनगणना में। और फिर आगे है कि चीन सरकार ने जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए 1980 में जन्म संबंधी सीमाएं लागू किया था। ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे स्थिति ऐसा हो गया है, इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थिति ऐसा हो गया है कि चीन में जो युवा वर्ग है उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन जो बुजुर्ग वर्ग है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा अधिक हो गई है। ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में कहा गया है। हालांकि ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम के जो भी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सभी चीज़ों का आप नोट डाउन जरूर कीजिए। अब अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो ये सारी चीज़ें नोट आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसका नोट हम आपको खुद ही प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हमारे पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए 98वां प्रश्न, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरेडा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हरित ऊर्जा पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी ने 11 मई 2021 को इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरेडा को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार अक्षय ऊर्जा के लिए वित्त पोषण संस्थान के तौर पर एक अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए दिया गया है। ये किसे दिया गया है? इरेडा को दिया गया है, जिसका अर्थ होता है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हरित ऊर्जा पुरस्कार यह प्रदान किया गया है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न, हाल ही में किसने 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था के 10.1% से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान जो लगाया गया है अर्थव्यवस्था के लिए, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लगाया गया है कि 2022 में अर्थव्यवस्था 10.1% से बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था के 10.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, और साथ ही यह दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगा। ये भी बातें इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये सही चीजें मतलब कही गई है। और फिर इसी में आगे है कि पूर्वानुमानित 10.1% विकास दर के साथ भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी, जो कि चीन से भी आगे होगी। चीन की अर्थव्यवस्था की जो अनुमान है ये 5.8 की दर से बढ़ने का अनुमान है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सभी अनुमान जो है यहाँ पर इस प्रश्न में यहाँ पर जो लिखा गया है ये सभी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व संचार और सूचना सोसाइटी दिवस जो मनाया गया है ये ऑप्शन नंबर सी 17 मई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस 17 मई 2021 को संपूर्ण विश्व में मनाया गया है, और इस दिन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के फायदे के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU की स्थापना और वर्ष 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ समझौते पर हस्ताक्षर होने की स्मृति में मनाया जाता है, ये ध्यान रखेगा। लेकिन आधुनिक समय में इसकी शुरुआत वर्ष 1969 से हुई है, वर्ष 1969 में हुई है, और तभी से पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ यह मनाया जाता है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके जो पहली बार जो मनाया गया था ये 1865 में मनाया गया था, और ये क्यों मनाया गया था यहाँ पे इसके बारे में मैंने बताया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU की स्थापना और पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ समझौते के हस्ताक्षर होने की स्मृति में मनाया जाता है। लेकिन आधुनिक में ये 1969 में ये पहली मतलब शुरू किया गया, और तभी से पूरे विश्व में मतलब ये सिलसिला चल पड़ा, और तभी से हर वर्ष ये हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये 17 मई को मनाया जाता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की ओर से किस नाम से कोरोना की देसी दवा तैयार की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2DG, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि कोरोना महामारी से जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने 2DG नामक देसी मतलब कि एक दवा तैयार की है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे देसी दवा होगा, देसी दवा तैयार की है। आप जो इस इमेज पे देख रहे हैं वो इस तरह का है। ये दवा DRDO के द्वारा भी हाल ही में तैयार किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की इस देसी दवा की पहली खेप को लॉन्च किया है, और इस दवा का नाम 2-deoxy-D-ग्लूकोज है, ये ध्यान रखिएगा। जो कि मतलब कोरोना की यह दवा जो है पाउडर के रूप में पैकेट में आती है और इसे पानी में घोलकर पिया जाता है। तो इसका जो नाम है ये 2-deoxy-D-ग्लूकोज, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ओरल लिखा हुआ है जो कि इसे पानी में घोल कर पिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 2DG इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां नंबर प्रश्न, हाल ही में भारतीय टीम के किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हुआ है? तो इनका नाम है राजेंद्र सिंह जडेजा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में जान लेते हैं, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हो गया।
ये कोरोना से इनका निधन हुआ। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है राजेंद्र सिंह जडेजा, ये ध्यान रखिएगा। वे सौराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर और भारतीय नियंत्रण क्रिकेट बोर्ड के रेफरी भी रह चुके हैं। 66 साल की आयु में कोरोना संक्रमण से इनकी मृत्यु हुई। वे 1974 से 1987 तक प्रोफेशनल क्रिकेट खेले थे, यानी कि भारत से मतलब जो भारत की जो क्रिकेट टीम है मतलब ए टीम है उसकी तरफ से ये मतलब कि खेले थे, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अपने करियर में 50 प्रथम श्रेणी मैचों में 134 विकेट हासिल किए तथा 1536 रन बनाए थे और साथ ही वे 53 फर्स्ट क्लास मैच में रेफरी की भी भूमिका निभाए थे। तो इतनी सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। इनका मृत्यु अभी हाल ही में कोरोना संक्रमण से हुआ है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपका प्रश्न बन सकता है। प्रश्न यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये ऑलराउंडर है और ये यहाँ पे ध्यान रखेगा। ये जो यहाँ पे भारतीय टीम के लिए खेले थे फर्स्ट क्लास मैच वो 1974 से लेकर 1987 के दौरान खेले थे, तो ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल इन्फॉर्मेशन जितनी भी संबंधित चीजें यहाँ से आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो सभी के सभी मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं कि हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।